Hello students, today we will discuss the remaining part of the chapter business finance. जो इसका पहले वाला पार्ट है उसके लिए वीडियो का लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक कि जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. तो अब शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, तो हाउ, तो इसका क्वेश्चन क्या है कि हाउ शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सकता है. तो हमारे if, की तो उसमें यह था कि मार्केट प्राइस को बढ़ाया जाए, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को. तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को बढ़ाने के लिए हमें तीन तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस बोला जाता है. तो ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन. सो हमें इन डिसीजंस को लेना है ताकि इन डिसीजंस को हम जितना अच्छे से लेंगे उससे क्या होगा, हमारे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ेगा और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी. यही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कि फर्म को फंड कैसे इन्वेस्ट करने हैं डिफरेंट एसेट्स में. देखिए, मेरे पास जो भी कंपनी होती है उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड. तो अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे डिफरेंट रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, तो कंपनी को ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है. तो व्हाई फर्म नीड टू चूज कि फर्म को इन्वेस्ट करने के वक्त किस एसेट में इन्वेस्ट करें, किस में नहीं करें. तो सबसे पहला कारण क्या है कि उन्हें ये चेक करना पड़ता है कि किस एसेट में उन्हें हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिलेगा और किस एसेट में उन्हें हाईएस्ट जो रिसोर्सेज हैं, स्कार्स हैं, तो वो हर किसी में नहीं लगा सकते. तो उन्हें देखना पड़ेगा कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को उसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करें जहां हमें हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारे दो तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. तो जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उन्हें हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं. जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन. ये डे टू डे वर्किंग को से रिलेटेड होते हैं कि बिजनेस में हर रोज के कामकाज के लिए कितने पैसे हैं, डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस. तो ये हमारी दो चीजों को इफेक्ट करते हैं, हमारी लिक्विडिटी को भी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी. तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन में सबसे पहले क्या डिसाइड होता है कि हम हमारे पास हमने कैश में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा कैश की फॉर्म में रखना है, कितना इन्वेंटरीज की फॉर्म में रखना है. अब डेटर्स को कितने पैसे देने, मतलब हमारी क्रेडिट सेल कितने तक अलाउड है. तो ये सब कुछ हम इस शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में लेते हैं. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल डिसीजन में दो चीजें होती हैं जो यूनिवर्सली होती हैं कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी. लिक्विडिटी मतलब क्या है कि हमारे पास ज्यादा कैश की फॉर्म में बहुत ज्यादा पैसे होंगे. क्या होगा? हमारे पास बहुत ज्यादा कैश होगी, हमारे हाथ में बहुत ज्यादा पैसा होगा, पर उससे हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो कई बार ज्यादा हो जाएंगे. और वो जो पैसा होगा अगर हम उसे थोड़ा कम लिक्विडिटी की फॉर्म में रखकर कहीं इन्वेस्ट कर देते तो उसे हमें रिटर्न आता. तो इससे क्या होगा, दो तरह से हमारा नुकसान होगा अगर हम कैश की फॉर्म में ज्यादा रखेंगे. एक, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो हमारे कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. और दूसरा, हम उस पैसे को कहीं अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते थे जो कि हमने लिक्विड फॉर्म में रखा, तो उससे हमें रिटर्न भी आ सकता था. तो इसीलिए लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेबल हैं. अगर हमारी लिक्विडिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कम हैं. तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड. तो इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन के हैं? इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं? कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डेटर मैनेजमेंट. तो ये सब अगर अच्छा होगा तो हमें ये कहा जाएगा कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ही ज्यादा साउंड है. सो नेक्स्ट इज, तो स्टूडेंट्स
हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते थे, लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के यहाँ पर कुछ एग्जांपल नहीं है कि जैसे कि किसी भी बिजनेस ने अपनी एक नई ब्रांच खोलनी है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आएगा कि कहाँ पर वो ब्रांच खोलने, तो ये उसे बहुत ही ध्यान से सोच कर करना पड़ेगा। नई मशीनरी की जगह कोई नई मशीनरी लानी है पुरानी को रिप्लेस करने के लिए, क्या पता पुरानी आउटडेटेड हो, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट है कि हमने कोई नया फिक्स एसेट एक्वायर करना है अपने बिजनेस में, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो जो भी यहाँ पर जो फाइनेंस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, वो बहुत ही लंबे समय तक कमिट हो जाता है उस प्रोजेक्ट में। मतलब हम आप उसको लंबे समय तक उससे निकाल नहीं सकते, एक बार इन्वेस्ट हो गया तो हो गया। तो ये डिसीजन इसीलिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम अगर हमसे पूछा जाए कि क्या रीजन है कि ये रीजन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। क्योंकि देखिए हमने सबने जो एग्जांपल्स पढ़े हैं, ऊपर नई ब्रांच खोल रहे हैं, मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं, कोई फिक्स एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा एक्वायर किया गया है। पर ये डिसीजंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, कि अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकती। पर आप कहोगे कि एक ब्रांच खोल दी, नहीं अच्छी लगी तो दूसरी जगह खोल लेंगे। पर आपको ये पता ही होगा कि अगर मुझे एक ब्रांच को बंद करके दूसरी ब्रांच जगह खोलनी पड़ेगी, तो मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। तो इसीलिए ये रिवर्सिबल है, पर उस रिवर्सिबल डिसीजन के लिए हमें क्या स्पेंड करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कॉस्ट। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि ये इरिवर्सिबल है, एक्सेप्ट ह्यूज कॉस्ट। अगर आप ह्यूज कॉस्ट बियर कर कर तो इसे रिवर्स करना चाहो तो कर सकते हो, पर आप सोचो कि बिना कॉस्ट स्पेंड करे ये रिवर्स नहीं हो सकते। तो क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म बजटिंग डिसीजंस होते हैं, इससे क्या इफेक्ट होता है, सबसे पहले कि जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी, क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छी जगह ब्रांच ओपन होगी, अच्छे एसेट्स खरीदे जाएंगे, तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो साइज ऑफ द एसेट भी तभी बढ़ेगा अगर जितना साइज ऑफ एसेट अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो साइज ऑफ एसेट बढ़ जाएंगे। अगर मान लो एक नया फिक्स एसेट खरीद लिया, तो पहले 2 एसेट थे अब 3 हो गए, तो साइज ऑफ फिक्स एसेट तो इंक्रीज होंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब एसेट ज्यादा हो जाएंगे, मशीनरी से आउटपुट ज्यादा हो सकेगा, कॉम्पिटिटिवनेस, हम कंपटीशन फेस कर पाएंगे। अगर हमने पुरानी मशीनरी से नई मशीनरी रिप्लेस करी है, तो अब हमारा प्रोडक्ट और अच्छा होगा, हम कंपटीशन को इजीली फेस कर पाएंगे। सो नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि जो ये हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजंस हैं, उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, जिसे हम लंबे समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन कहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट को केयरफुली एनालाइज किया जाएगा। कैश को कैसे इन्फ्लो किया जाता है, कि हमारे यहाँ पर कितनी कैश आ रही है बिजनेस में, और आउटफ्लो मतलब कि बिजनेस में उस प्रोजेक्ट के से रिलेटेड कितनी कैश जा रही है। मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक एसेट है उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो एसेट कितने का मुझे पड़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, जितनी भी मैं पेमेंट कर रही हूँ उस एसेट को खरीदने में। अब मैंने उस एसेट को बिजनेस में यूज किया, तो मुझे क्या उम्मीद है कि कितने टाइम में कितना पैसा उससे आएगा। तो ये सब चीजें पूरी पहले स्टडी की जाती हैं, उन्हें एनालाइज किया जाता है, और जहां अगर प्रॉफिटेबल हो तो ही उस एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ द रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि हमें कितने परसेंट उस पर रिटर्न आ रहा है, कि हमने जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसका कितना परसेंट हमें बढ़कर मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। तो 2 प्रोजेक्ट हैं, अगर दोनों प्रोजेक्ट में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जिससे भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट ए और बी, तो प्रोजेक्ट बी में हमें नॉर्मल ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, 2% का ही क्यों ना हो, तो हम 2% को इसको ही सिलेक्ट करेंगे। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुछ कंडीशंस अलग हो सकती है, उसमें कुछ अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सो थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कि हमने ये देख लिया उस प्रोजेक्ट से कैश फ्लो कितनी आ रही है, रिटर्न कितना आ रहा है, तो हम उसमें क्या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व रहेगा हमारा। तो हम उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे कि हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, कि क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, क्या उस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो है, क्या रेट ऑफ रिटर्न है। हम बहुत सारी टेक्निक्स भी लगाते हैं, जैसे कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो ये हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टेक्निक टू इवेल्युएट द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कि हमने कौन
किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हम बहुत सारी टेक्निक्स भी बहुत सारी होती हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज होगी। सो नेक्स्ट देखिए 3 डिसीजन थे। तो सबसे पहला कौन सा था? इन्वेस्टमेंट। तो अब हम अगला डिसीजन कौन सा पढ़ेंगे? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजंस हमें ये बोलते हैं, डिसीजन मतलब कि हमारा क्या निर्णय रह रहा है पैसों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? क्या डिसीजन? पैसे से रिलेटेड, कि हमने कितनी क्वांटिटी में जो वेरियस सोर्सेज हैं फाइनेंस के, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, उनमें से कितने क्वांटिटी से किस सोर्स से पैसे अरेंज करने हैं। तो जनरली देयर आर टू टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड एंड सेकंड इज बोरोड फंड। तो दोनों का प्रोपोर्शन कितना रहना चाहिए कि हमारे पास शेयर होल्डर फंड कितने होंगे और बोरोड फंड कितने होंगे। तो इसका प्रोपोर्शन दोनों का, टोटल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोर्सेज के में से कितना प्रोपोर्शन शेयर होल्डर फंड्स का होगा और कितना बोरोड फंड का होगा, ये हम फाइनेंसिंग डिसीजन में डिसाइड करते हैं। तो शेयर होल्डर फंड को ओनर फंड भी बोला जाता है। तो शेयर होल्डर फंड के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? जनरली इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी कैपिटल शेयर्स इशू कर और रिटेन्ड अर्निंग क्या होगी कि आपने अपने प्रॉफिट को ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया, आपने कहीं से पैसे नहीं लिए, उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया। और बोरोड फंड की दो टाइप कौन कौन सी होती हैं? डिबेंचर्स एंड अदर टाइप ऑफ डेट। अब हर फंड की अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। देखिए सबसे पहले हम डिबेंचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है। डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और इनकी जो रीपेमेंट है वो भी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पर होती है। जो इनकी रीपेमेंट है वो भी क्या होती है? फिक्स टाइम पीरियड पर होती है। हाँ, नो डाउट ये क्या होता है कि जो एडवांटेज है कि ये जो चीपर हैं किससे? अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। तो ये क्या है? चीपर है किससे? इक्विटी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है वो शेयर होल्डर के डिविडेंड से कहीं गुना कम, कहीं कम होता है, बहुत कम होता है। फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है क्योंकि कंपल्शन है, जो हमने ऊपर डिस्कस करा कि इंटरेस्ट और रीपेमेंट के वक्त कंपल्शन है। तो इसकी अपनी एडवांटेज ये है कि ये सस्ता है, और लिमिटेशन क्या है कि रीपेमेंट के वक्त हमें और इंटरेस्ट के वक्त कंपल्शन है, तो यहाँ फाइनेंशियल रिस्क अराइज होगा। पर इक्विटी के केस में ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं है, रिटर्न देना ही देना है इतने टाइम के बाद। अगर प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि डिविडेंड देना ही देना है। पर जो शेयर होल्डर है वो, उसके ऊपर हमें बहुत सारी कॉस्ट उनको रेज करने में लगती है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब शेयर इशू एक्सपेंसेस होता है। तो इस पे जो शेयर इशू करने में जो खर्चा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये होती है इन कंपैरिजन टू बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में ये ज्यादा होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन में क्या डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस फंड से कितना पैसे रेज करने हैं, कितनी प्रोपोर्शन डेट की रहेगी और कितनी इक्विटी की। तो हमें ये डिसाइड करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क कितना रहेगा। अब डेट है तो उसमें ज्यादा रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि कुछ प्रोपोर्शन डेट का लेंगे ताकि हम फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को पे कर पाए। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी रहेगी, क्योंकि अगर हम ज्यादा ही इक्विटी यूज कर लेंगे तो इक्विटी कॉस्टली होंगे। तो हम एक बैलेंस्ड वे में चलेंगे कि जिससे हम जो दोनों की मेरिट्स हैं उनका बेनिफिट उठा सके, कि इक्विटी क्या है? रिस्क फ्री, और डेट्स क्या है? चीपर। तो दोनों का प्रोपोर्शन ऐसा लेकर चलेगी कि एक एंटरप्राइज की फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त कि ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क स्मूथ रहे, कम रहे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा ना हो। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में? सो फर्स्ट वन इज कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होती है? जो फर्म कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए कौन सा ऑप्ट करेगी सोर्स, जो कि चीपेस्ट होगा। तो ऑब्वियस है डेट चीपेस्ट है। रिस्क किसमें ज्यादा है? डेट में ही ज्यादा है। तो फर्म इक्विटी प्रेफर करेगी अगर रिस्क ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो शेयर इशू करने में जो खर्चा आता है, तो शेयर इशू करने में जो खर्चा आएगा वो हायर होगा शेयर के में। तो कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन गुड है
तो वो क्या कर सकती है, डेट रेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो डेट के ऊपर जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है जैसे कि इंटरेस्ट की और रीपेमेंट एट अ फिक्स टाइम पीरियड वो पे कर सकती है। तो नेक्स्ट है लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि देखिए ये बहुत अच्छा टेबल से समझा रही हूँ मैं। देखिए फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है और एक फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो देखिए ये जो डेट रेज करने से हमारी क्या कॉस्ट बढ़ती है, फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। मतलब जो हमें डेट की इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो ना हो, तो उसे फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट हमारी बढ़ रही है। पर ऑलरेडी अगर हमारी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो हम फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट को कम करना प्रेफर करेंगे। तो पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट होती कौन सी है। तो देखिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी हमने बिल्डिंग खरीद रखी है तो उसका रेंट देना ही देना है। हमने कुछ पॉलिसीज ले रखी हैं कंपनी के नाम जैसे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फिर हमने कुछ परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी देनी देनी है। तो अगर ये सब इस तरह के खर्चे ऑलरेडी ज्यादा हैं तो हम अपनी फिक्स बर्डन को और नहीं बढ़ाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट को लेस प्रेफर करेंगे। मतलब हम डेट प्रेफर नहीं करेंगे, इक्विटी प्रेफर करेंगे। और उसी तरह से अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, मतलब इस तरह के फिक्स्ड खर्चे नहीं है हमारे पास कि जो हमने देने ही देने हैं, परमानेंट स्टाफ की सैलरी या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर बिल्डिंग का रेंट, तो हम उस केस में डेट को प्रेफर करके उनके चीपेस्ट होने की एडवांटेज लेंगे। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम कितना कंट्रोल चाहते हैं कि हमारा डिल्यूट हो ना हो। देखिए आपको पता ही है इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, वोटिंग राइट। तो अगर हम कंट्रोल उनको डाइल्यूट हो जाएगा। अगर हम उन्हें क्या दे देंगे, ज्यादा शेयर इशू करेंगे तो ज्यादा शेयर इशू करेंगे तो और शेयर होल्डर हो जाएंगे और जो मैनेजमेंट कंट्रोल होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। पर डेट के केस में उन्हें कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, तो इसमें ऐसी कोई सच इम्प्लीकेशन नहीं है। तो अब हमारी कंपनी किस तरह का की प्रेफरेंस चाहती है, कंट्रोल को डाइल्यूट करना चाहती है या नहीं, तो वो उस प्रोपोर्शन में डेट और इक्विटी को इशू करेगी। तो वो इस बात को भी ध्यान में रखेगी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए कैपिटल मार्केट मतलब जो स्टॉक मार्केट होती है उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो हमारी स्टॉक मार्केट कई बार क्या होती है, बुलिश और बियरिश। तो मतलब जब हमारी स्टॉक मार्केट राइजिंग है, मतलब हर चीज का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग इसका मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस केस में हम इक्विटी इशू कर सकते हैं। पर अगर हमारी स्टॉक मार्केट डिप्रेस्ड है, मतलब कोई भी इन्वेस्ट करने के इच्छुक नहीं है, तो उस केस में इक्विटी इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस केस में हमें डिबेंचर का ही सहारा लेना पड़ता है। सो तीन तरह के डिसीजन हमने डिस्कस करने थे। हमारे कौन कौन से हो गए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। अब जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन। कौन सा डिसीजन पढ़ रहे हैं हम, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है, डिविडेंड डिसीजन ये कहता है कि हमें कितना प्रॉफिट का हिस्सा, देखिए ये एक सर्कल बना हुआ है, इसमें ये सर्कल है, मान लीजिए ये कंपनी का पूरा प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कौन सा है जिसमें से हमने टैक्स दे चुके हैं, आफ्टर पेइंग टैक्स। तो हमने कंपनी के पूरे प्रॉफिट में से कितना हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड किसको दिया जाता है, डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को। तो हमने कितना हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में देना है और कितना हिस्सा अपने पास बिजनेस में दोबारा से रिटेन करना है, ये हम डिसाइड करते हैं किसमें, डिविडेंड डिसीजन में। तो देखिए डिविडेंड डिसीजन में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना हिस्सा बिजनेस में रिटेन करना है अपने प्रॉफिट का और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड की फॉर्म में। तो इंक्रीजिंग द फर्म फ्यूचर अर्निंग, कि जब हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अगर उसमें प्रॉफिट के चांसेस होंगे कि हमारी प्रॉफिट इससे बढ़ेगा, तो हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना कर कर अपने बिजनेस के ही किसी और प्रोजेक्ट में लगा देंगे। पर उस प्रोजेक्ट के हमें चांसेस हो कि हम इससे प्रॉफिट आने वाला है, तो हमारी उस प्रोजेक्ट को इनमें इन्वेस्ट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम उन रिक्वायरमेंट को कहाँ से पूरा करेंगे, जो हमारा पुराना प्रॉफिट है, पुराने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना कर कर उसी को दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे ताकि उससे हमें रिटर्न और भी ज्यादा आए, हमारी फ्यूचर अर्निंग और भी बढ़े। तो कितनी रिटेन्ड अर्निंग होंगी, ये सब कैसे डिसाइड होता है, हमारे फाइनेंशियल डिसीजन से।
फाइनेंशियल डिसीजन मतलब कि हमने कितने डेट और इक्विटी लिए हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी रोल प्ले करता है कि फर्म अगर नहीं चाहती कि हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें तो क्या होगा, तो उन्हें डिसीजन डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए उन्हें ये देखना पड़ेगा कि हमें सभी चीजें जो भी करनी है वो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने हैं। देखिए हमने फर्स्ट डिस्कस करा था इस वीडियो में कि हम ये जो तीनों डिसीजन ले रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चाहे फाइनेंसिंग, चाहे डिविडेंड, तीनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो हम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की हमारा शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, ये हमने ध्यान से इस बात का ध्यान रखना ही रखना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही इजी वे में इसमें लिखा हुआ है कि डिविडेंड पे आउट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी अर्निंग के ऊपर, करंट अर्निंग और पास्ट अर्निंग। देखिए, जो हम ये देखते हैं कि हम डिविडेंड जो पे कर रहे हैं, हमारी जो अर्निंग्स है वो कितनी है। जो अर्निंग है वो हमारी मेजर डिटर्मिनेंट होता है किसको डिसाइड करने के लिए, डिविडेंड को डिसाइड करने के लिए। अगर हम हमारी अर्निंग ही नहीं है तो हम कैसे डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अर्निंग मतलब प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर के बीच में, तो अर्निंग ही डिसाइड करती है कि डिविडेंड कितना होगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या होता है, दो तरह की होगी कि अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है मतलब कि हम ये नहीं हो रहा कि आज प्रॉफिट ज्यादा है कल कम होगा, मतलब कांस्टेंट रेट है हमारी प्रॉफिट का, मतलब एक ही लगभग सेम सेम रहता है, तो हम उस केस में डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं हाई, कि हाँ आज हमारा प्रॉफिट बढ़ गया तो उम्मीद है कि आने वाले समय में भी बढ़ाएगा, तो मतलब सेम रेट से ही ग्रो करता रहेगा, तो हम डिविडेंड डिक्लेयर हाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारी स्टेबल अर्निंग नहीं है, अनस्टेबल अर्निंग है, तो उस केस में क्या होगा, हम डिविडेंड को हमें थोड़ा सा ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज हमने डिक्लेयर कर दिया ज्यादा और अगली बार हम डिविडेंड नहीं पे कर पाएंगे, तो लोगों का कंपनी से विश्वास उठ जाएगा और कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर भी इफेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कई बार कंपनी की पॉलिसी होती है कि हमने एक स्टेबल रेट से डिविडेंड देना है। कुछ कंपनी इस बात को कंसीडर नहीं करती, वो करती है कि जितनी हमारी अर्निंग इस साल ज्यादा हो रही है तो हम डिविडेंड ज्यादा दे देंगे, और अगर अर्निंग कम हो रही है तो नहीं। पर हमें अगर चाहती है कंपनी कि हमारी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी हो, मतलब हर साल डिविडेंड सेम रेट से जाए, तो वो डिविडेंड तभी बढ़ाएंगी अगर उनकी जो अर्निंग है वो, उनकी जो अर्निंग पोटेंशियल है, उन्हें लगा कि हम रेगुलर बेसिस पे ज्यादा कमा सकते हैं। अगर हमारी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ गई, अर्निंग पोटेंशियल ग्रोन अप हो गई, तो हम अपना डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज कर देंगे। पर अगर हमें लग रहा है कि जो ये अर्निंग है वो स्मॉल ही इंक्रीज हुई है और वो भी टेम्परेरी नेचर की है, मतलब आज प्रॉफिट है कल होगा ना होगा कोई गारंटी नहीं है, तो उस केस में हम अपना डिविडेंड पर शेयर को चेंज नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। एक कंपनी है उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती है और ये एक कंपनी है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम होंगी। तो जिस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी तो वो कंपनी चाहेगी कि वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना कर कर उसके जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे और स्मॉलर डिविडेंड डिक्लेयर करे। जो नॉन ग्रोथ कंपनीज हैं वो, उनके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अच्छी कि जिससे वो पैसे कमा सके उसमें इन्वेस्ट करके, तो वो उसको उस केस में अपना सारा प्रॉफिट डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूट कर कर दे देंगे। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। दो तरह की कैश की, हमारे पास कैश अवेलेबल है पर साथ ही साथ प्रॉफिट भी है। कई सिचुएशन होती है कि कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है पर उनके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो हम प्रॉफिट को, जब हमारे पास दोनों कंडीशंस होंगी कि कैश भी अवेलेबल होगा और प्रॉफिट भी होंगे, तब हम डिविडेंड हाई डिक्लेयर करेंगे, नेक्स्ट है कि कुछ हमारे पास अलग अलग टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर की क्या प्रेफरेंस है, शेयर होल्डर किस तरह का रिटर्न चाहते हैं। कुछ शेयर होल्डर डिपेंड करते हैं कि जैसे कि वो ओल्ड एज है, उन्हें चाहिए कि हाँ बस हमने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो हमारी रेगुलर इनकम आती रहे उस इन्वेस्टमेंट से,
तो उस केस में हमें डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ेगा, हम री इन्वेस्ट रिटेन्ड अर्निंग नहीं कर सकते उस तरह के अगर हमारे शेयर होल्डर है। पर कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो रिस्की होते हैं, जैसे कि जो यंग है, उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट, लॉन्ग पीरियड में उन्हें प्रॉफिट से मतलब है, रेगुलर इनकम से नहीं मतलब, तो हम उस केस में डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट कर कम डिस्ट्रीब्यूट कर री इन्वेस्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में से रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में, और उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाकर लंबे समय में शेयर होल्डर को देंगे। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसीज। टैक्सेशन पॉलिसीज मतलब कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ रहा है। आपको सभी को ये पता ही होगा कि डिविडेंड क्या है, टैक्स फ्री होता है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर की, मतलब अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो मुझे जो डिविडेंड मिल रहा है मुझे उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, पर जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो कंपनी लेस डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहेगी, वही अगर टैक्स रेट कम होगा तो कंपनी मोर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग, दैट इज टैक्स स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारी मार्केट है कैसी है, जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उससे हमारे जब भी हम कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसका इम्पैक्ट उसके शेयर के प्राइस पर पड़ता है। अगर कंपनी हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, मतलब उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर कंपनी डिविडेंड लेस डिक्लेयर करेगी तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा शेयर के प्राइस पर, मतलब उसको शेयर की प्राइस वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें ये सारी चीजें भी कंसीडर करनी चाहिए मैनेजमेंट को कि स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन है। नेक्स्ट इज असेस टू कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट तक हमारी कितनी पहुंच है। देखिए स्मॉल कंपनीज होती हैं उनमें कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, उनके शेयर्स खरीदना या बेचना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में लो असेस होती है, तो उस केस में हमें उनको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, रिटेन्ड अर्निंग पर। उनको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, रिटेन्ड अर्निंग पर। जो लार्ज कंपनी होती है उनकी एक्सेस ज्यादा होती है, तो वो क्या करती है, रिटेन्ड अर्निंग पर लेस डिपेंड रहती हैं और वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। दोबारा से देखिए एक बारी कि जो कैपिटल मार्केट है, जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको शेयर्स नहीं इशू कर पाती वो ज्यादा, तो उस केस में वो क्या करती हैं, रिटेन्ड अर्निंग पर डिपेंड करती हैं। और जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो उनकी जो एसेस होती है, हाई एसेस टू द मार्केट, मतलब कि वो पैसा आसानी से रेज कर सकती हैं। तो जब वो पैसा आसानी से और रेज कर सकती हैं एडिशनल कैपिटल के लिए, तो वो रिटेन्ड अर्निंग पर भरोसे नहीं रहेंगी और ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगी। नेक्स्ट है लीगल कंसेंट्रेट, कि कई बार कुछ लीगली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपको इतना डिविडेंड पे करा जाएगा, और आपको वो लीगल रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ती है डिविडेंड को डिक्लेयर करते वक्त। कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेंट्रेट्स, कि किसी के साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा डिविडेंड की पेमेंट में। सपोज देखिए कि मैंने किसी कंपनी से मेरी कंपनी ने किसी से पैसे उधार लिए, तो उन्होंने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी डिविडेंड की कि आप इतनी पेमेंट से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, तो मैं उसको वायलेट नहीं कर सकती लोन एग्रीमेंट की फॉर्म में। तो मुझे ये सब रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।